नमस्कार रेल साथियों। हम पेपर सोल्व कर रहे थे WLI का स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर हल कर रहे थे और वो पेपर था आपके ईस्टर्न रेलवे का था। WLI का पेपर था और उसमें हमने 1 से 75 तक हल कर लिए थे। अब हमको 75 से लेकर के 100 तक करना है। तो चलिए हम पेपर की ओर चलते हैं और आज इस पेपर का एंड करवा देते हैं आप लोगों का। एंड से पहले कमेंट्स में 2 प्रश्नों की चर्चा हो रही है साथियों। हम्म 2 प्रश्नों की चर्चा ये है कि जो प्रश्न नंबर 52 है 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो कमेंट्स बॉक्स को देखें तो कमेंट्स बॉक्स में कौन सा सही है, कमेंट्स बॉक्स को देखें अपन तो कमेंट्स बॉक्स में लिखा है संजू कांसरेली कानिसरेली नाम है। उन्होंने लिखा है कि काइंडली कंफर्म whether dearness pay is included in 7 CPC. If I am right, it is not agree. Answer 452 is both statement are wrong. उनके अनुसार यहाँ दोनों ऑप्शन गलत है। और दूसरा जो स्टेटमेंट आया है उनका नाम नहीं है। स्टेटमेंट्स में लिखा है इंग्लिश इजी वे। अब ये तो साथियों इंग्लिश इजी वे क्या होता है मुझे तो नहीं पता है। और यहाँ हर्षित जी मीना है, उन्होंने भी कमेंट्स बॉक्स में लिखा है कि जो 52 का आंसर सी होना चाहिए। तो बिल्कुल आपके प्रश्न को थर्ड एम्पायर को रेफर कर दिया गया है और हमारी जो BR क्लासेज की एक्सपर्ट रिव्यू जो कमेटी है उस कमेटी के जो मेंबर हैं मैं उनका एक बार नाम ले लेता हूं सम्मान के साथ। श्री हुकुम सिंह जी मीणा जी हैं बीकानेर से, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और होशियार हैं इस मामले में और आने वाले समय में वो एक बहुत अच्छे पद पर जाएंगे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। दूसरे जो एक्सपर्ट मेंबर हैं हमारे वो राजीव रंजन शाह हैं जो प्रेजेंट में CSWLI हैं। और तीसरे जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो अनिल यादव जी हैं, JEE पीवे हैं, जयपुर में पोस्टेड हैं। और हमसे जो एक्सपर्ट कमेटी में जुड़े हुए हैं जो प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं उनमें RB यादव जी शामिल हैं, DK मीणा जी शामिल हैं और सोनू जोगरा को भी हमने शामिल कर लिया है। साथियों एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी में हम उन्हीं को शामिल करते हैं जो हम उनको पेपर सोल्व के लिए भेजते हैं और उनसे हम पेपर सोल्व करवाते हैं एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी के मेंबर से। तो इसमें हमारी कमेटी में पहले 5 सदस्य थे, 2 और बढ़ गए, अब 7 मेंबर हो गए हैं BR क्लासेस की एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी में। तो सबसे पहले तो मैं हमारी कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि
वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सतर्क हैं और आने वाले समय में वे अच्छे पद पर जाएंगे और वो आप लोगों की भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी बीआर एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी को हम धन्यवाद। और कमेटी में हम हर किसी का सिलेक्शन नहीं करते हैं, कमेटी में हम उसी का सिलेक्शन करते हैं जो 80% से अबव पेपर सोल्व करके हमको भेजता है, हम उसी को एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी में शामिल करते हैं। वर्तमान में रमेश कुमार जी अजमेर से हैं, वो भी हमारे एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी में जुड़ गए हैं, उनका नाम भी शामिल है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी में ऐसे मेंबर्स होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं, लगभग उन्हें हर चीज अपडेट होती है और उनका एक निश्चित लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर वो लोग बढ़ रहे हैं, तो वो लक्ष्य में सफल जरूर होंगे। और आप लोगों का भी नॉलेज एनहांस कर रहे हैं वो बीआर चैनल के थ्रू, और उनमें जुनून है आगे बढ़ने का, तो और उनको इस काम में मजा आता है और वो आप बीआर क्लासेस के थ्रू वो आप लोगों का बहुत नॉलेज एनहांस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 52 है, ये हमने हमारी एक्सपर्ट कमेटी को दिया था। तो एक्सपर्ट कमेटी के अनुसार यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी आया है प्रश्न 1 में 52 में। तो यहाँ जो 52 का होगा वो सी आंसर होगा। तो हम संजू जी कांसरेली और हर्षित जी दोनों को बता दें कि आपकी आवाज बीआर एक्सपर्ट कमेटी तक चली गई है और आपका क्वेश्चन का दोबारा से इसका जांच हुआ है, तो जांच में प्रश्न 52 में सी इज करेक्ट आंसर है। सुधार कर लीजिएगा सभी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो चैनल के माध्यम से WLI की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ये दोनों ही गलत है। और जो प्रश्न नंबर 53 है वो भी यहाँ सॉल्यूशन कर लीजिए, यहाँ भी दोनों ही सही है, तो यहाँ भी बोथ आ जाएगा सी, और उसमें भी 52 में भी सी, 53 में भी सी। तो ये करेक्शन कर दिए हैं मैंने प्रश्न, आप लोगों के कमेंट्स और एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी के अनुसार मैंने ये प्रश्न चेंज कर दिए हैं। धन्यवाद हमारी कमेटी को, और धन्यवाद संजू कानिसरेली, नाम मेरे समझ में नहीं आता इनका, कानिसेरिल है ऐसे करके है, और हर्षित मीणा जी हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच दोनों को। और ठीक है, तो 52 में सी, 53 में सी, आप दोनों की मांगे मान ली गई हैं। तो चलिए 54 अपन चलते हैं, 76 पे चलते हैं। यदि आपको भी किसी प्रश्न पे आपत्ति है और लगता है आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए हमसे बीआर क्लासेस से, और आप हमको विद प्रूफ वो प्रश्न आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरी स्क्रीन पे चलता रहता है। तो 31 जुलाई 2082 को तो आपको यदि लगता है कि कोई प्रश्न डाउट है तो आप विद प्रूफ हमें भेजिए, बिना प्रूफ के बात मत कीजिएगा, आप विद प्रूफ अटैचमेंट करके भेजिएगा, और हम उस प्रश्न को बीआर क्लासेस की जो एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है जिसमें वर्तमान में 7 सदस्य हैं, पहले 5 थे अब 7 हो गए हैं, तो हम इस प्रश्न को वहां डाल देंगे, और जो हमारी थर्ड एम्पायर है वहां से जो प्रश्न का आंसर निकल के आएगा वो लगभग वहां से 100% सही निकल के आता है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे इतना देर स्टेटमेंट भाषण सुना मेरा, उसके लिए धन्यवाद। तो चलते हैं हम अपने लक्ष्य की ओर। 76 पे देखते हैं क्या है। 76 में जो आपका प्रश्न है, यहाँ पे हमने 75 में 26,370 ले लिए थे, अपने जब इसका गुणा भाग किया तो 68 आए थे, लेकिन राउंड फिगर के लिए 70 को यहाँ सी आंसर करेक्ट माना था 75 में। 76 में हम ले लेते हैं
द रोस्टेड हाउस ऑफ ड्यूटी ऑफ एन इंटेंसिव वर्कर इन ए वीक शैल बी हॉर्स। एक सप्ताह में एक गहन कर्मचारी की ड्यूटी के रोस्टेड घंटे होंगे। तो यहाँ साथियों इंटेंसिव की बात हो रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि केवल एक इंटेंसिव के 42 घंटे होते हैं और बाकी सभी के एक्सक्लूडेड हो, ईआई हो और आपके कंटिन्यूस हो, सबके 48 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है 42 घंटे होगा, ध्यान में रखिए गया। यहाँ HOURS की फुल फॉर्म भी पूछा है किसी ने कि हाँ HOAR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसका होता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे HAR को 4 भागों में वर्णित किया गया है। पहला आपके गहन है जिसको अंग्रेजी में इंटेंसिव बोलते हैं। दूसरा आपके है जो कंटिन्यूस है, सतत जिसको बोलते हैं हिंदी में। और तीसरा जो आपके है EI है जिसको इंटरमेंट इंसेंशियल कहते हैं, एसेंशियल इंटरमेंट। और एक्सक्लूडेड होता है जिसको अपन वर्गीकृत अपवर्जित कहते हैं। ये 4 प्रकार हैं और यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंटेंसिव की हो रही, तो उसके लिए वीकली घंटे पूछे, तो केवल इंटेंसिव के लिए 42 आते हैं, बाकी तीनों के लिए 48 घंटे आते हैं। तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। 77 में चलते हैं। ये एक मैथमेटिक्स टाइप क्वेश्चन है साथियों, और इसको सोल्व कर लेते हैं। रेलवे एम्प्लॉय हुज पे वाज RS 49,000 इन लेवल 7 on 10/10/2017 he was imposed penalty of withholding of next increment due for 6 months। तो his next increment due was 1/1/2018, then what will be his pay on 31/3/2018। एक रेलवे कर्मचारी जिसका वेतन 10/10/2017 को 49,000 स्तर 7 में था, जिन्हें 6 महीने गैर संचय के लिए अगली वेतनवृद्धि को रोकने का जुर्माना लगाया गया था, तो उनकी अगली वेतनवृद्धि 1/1/2018 को थी। तो 31/3/2018 को उसका वेतन क्या होगा? 10 जून को 6 महीने की, तो ये आपके 6 महीने की यहाँ लगाएंगे, तो 6 महीने तक यहाँ बढ़ेगा नहीं, और यहाँ पे जो चला जाएगा वो आपके यानी कि 6 महीने यहाँ 10/10/2017 है, तो आपके ये आपके 31/3/2018 को उसका वेतन क्या होगा? तो 6 महीने कब हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 10 मार्च 2017 को, तो ये 31/3 को उनका वेतन क्या होगा? तो ये आपके 49,000 हैं। और वेतनवृद्धि मिलती है 3%। और यहाँ पे आपका 20/20/0/27/2/1470। तो यहाँ 4900 में अपन जोड़ेंगे 1470, तो 0, 7, 4, 10 50,470 आ गया। तो अब यहाँ 50,470 का हम पूरा राउंड फिगर में लेंगे तो ये 500 आ जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन को 49 से उन्होंने 6 महीने गैर संचय को जुर्माना लगाया गया, उनकी अगली वेतनवृद्धि तो 31/3/24, तो 6 महीने कब पूरे हैं? 10 मार्च को 6 महीने का जुर्माना लगाया गया था।
तो यहाँ पे 6 महीने तक जो है वेतन वृद्धि रोकी गई, उसके बाद यहाँ पे उससे यहाँ दे दी जाएगी, तो कितना होगा? अगली वेतन वृद्धि 1/1/2018 को थी, तो 31/3/2000 को उनका वेतन क्या होगा? तो यहाँ 1/1/2018 पूछा है, यानी कि उसने क्रॉस नहीं किया, 6 महीने ही उसने वेतन वृद्धि को 10-10 को उन्होंने रोक लिया है, तो ये आपको मिल 10-10 को रोका गया। तो यहाँ जो 11 हो गया, उसका 20 दिन ही हो गया, यानी कि 2 महीने 20 दिन के बाद उसका वेतन क्या होगा? तो वो 49,000 ही होगा। तो यहाँ जो आंसर है वो 49,000 ही होगा। 3% का तो जब ये होता, जब इससे आगे बढ़ जाता, तो ये गलत हो जाएगा साथियों। यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी आएगा, 49,000 इज करेक्ट आंसर। इसका कारण ये है कि ये 10/10/2017 को 6 महीने का जुर्माना लगाया, जो कि 1/1/2018 को जनवरी में उसको वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। तो नहीं दी जाएगी तो कितना रहेगा उसका स्तर? तो 49,000 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इज राइट। नेक्स्ट है 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं कौन सा सही है। द ग्रीवेंस redressal committee shall consist of equal number of members from the employer and the workman। शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कामगारों में से समान संख्या में सदस्य होंगे। बिल्कुल करेक्ट है। द चेयरपर्सन ऑफ द ग्रीवेंस redressal committee shall be selected from the employee and from among the workmen alternatively on rotation basis every year। शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष का चयन नियोक्ता और कामगारों में से वैकल्पिक रूप से हर साल रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। ये भी ही सही है, तो यहाँ दोनों सही है, तो सी आंसर इज राइट हो जाएगा। चलिए 7-9 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? देख लेते हैं, दोनों पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। नाइट ड्यूटी मीन्स एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द नाइट फ्रॉम 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। रात्रि ड्यूटी करते हैं, रात्रि के किसी भी भाग में, रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है लगातार रात्रि ड्यूटी पर रेल सेवक के नियोजन से बचना चाहिए। ये भी सही है। तो यहाँ जो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी बनेगा, दोनों सही है। ये यहाँ बोथ दोनों सही, आंसर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, जॉब एनालिसिस इज रिलेटेड टू, कार्य विश्लेषण से संबंधित है, तो वो आपका हो जाएगा HOER, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 81 है, फॉर ये कैडर स्ट्रेंथ अप टू एल शेप्ड रोस्टर इज मेंटेन। सोनर्स की ताकत के लिए एल आकार का रोस्टर बनाए रखा जाता है, तो वो एल रोस्टर के लिए 14। बी आंसर इज राइट। 81 में बी, एल रोस्टर 14। हु nominates the secretary of CSBFC at headquarter? सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी की सचिव को कौन नामित करता है? तो यहाँ पे PCQ साफ करते हैं, जो कि
आप जानते हैं पीसीओ प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर पीसीपीओ साहब करते हैं। और यहाँ जो CSBFC का मतलब है सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी, तो इसके सचिव पीसीपीओ होते हैं साथियों। और थोड़ा सा अलग से ये बता दूं मैं आपको, ये जो SBF है ये रेलवे में 1931 में लाई गई थी, और इसमें जो अंशदान पहले 500 रुपये करता था उसको अब आजकल 800 रुपये कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है स्टाफ बेनिफिट फंड। तो चलिए दूसरा प्रश्न भी स्टाफ बेनिफिट फंड से ही है। यहाँ स्टाफ बेनिफिट फंड इज क्रेडिट विथ SBF को श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ जो श्रेय दिया जाता है देख लेते हैं कौन कौन है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ। पहला है रेलवे राजस्व वार्षिक अनुदान यानी एनुअल ग्रांट फ्रॉम रेलवे रेवेन्यू, बिल्कुल। ऑल रिसिप्ट ऑफ फाइन, जुर्माने की सभी रसीदें। तीसरा है अनपेड वेज बियॉन्ड 3 साल से अधिक अवैतनिक मजदूरी। तो यहाँ जो श्रेय दिया जाता है उसके हिसाब से आपका जो ये तीनों ही करेक्ट है। रेलवे राजस्व वार्षिक अनुदान भी करेक्ट है, जुर्माने की सभी रसीदें भी करेक्ट है, 3 साल से अधिक की अवैतनिक मजदूरी भी करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी आंसर बन जाएगा, 83 में डी बन जाएगा। चौथा प्रश्न जो है वो है द अनवैलिड पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम admissible to railway servant is credited to his her leave account। रेलवे कर्मचारी के लिए स्वीकार्य कार्यग्रहण समय की अनुपलब्ध अवधि को उसके अवकाश खाते में इस प्रकार जमा किया जाता है। पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम, तो मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहला पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम जो मिलता है वो 10 दिन का मिलता है, 12 दिन का मिलता है और 15 दिन का मिलता है। अब ये कैसे कैसे मिलता है, किस स्थिति में, मैं बता दूं। ये है आपको प्रशासनिक आधार पे जो ट्रांसफर होता है उस पे मिलता है, जिसमें रेलवे कर्मचारी का स्थानांतरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन होता है, एक जोन से दूसरे जोन होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है। यानी स्टेशन की बात हो गई, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे होता है। तो यहाँ मैं म्यूचुअल ट्रांसफर और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्रशासनिक ट्रांसफर की, जिसमें रेलवे प्रशासन कर्मचारी का ट्रांसफर करता है, उसमें ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। अगर आपकी दूरी 1000 किलोमीटर तक है, 1000 किलोमीटर तक है, तो आपको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। और यदि आपकी दूरी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है तो आपको 12 दिन का समय दिया जाएगा। और यदि आपकी दूरी 2000 से अबोव है, 2000 से अबोव है तो आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी दूरी 2000 किलोमीटर से अबोव है और आप ट्रेन से नहीं जा करके यदि हवाई जहाज से जाते हैं तो आपको 12 दिन का टाइम मिलेगा। हवाई मार्ग से, हवाई जहाज से 12 दिन का मिलेगा। शर्त यह है कि 2000 किलोमीटर से अबोव होनी चाहिए दूरी, यहाँ ये ध्यान रखना है। और इसमें जो छुट्टियां मिलती हैं, मान लीजिए अब ये आपको ये आपके जो 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम है और आपकी दूरी 2000 किलोमीटर से अबोव थी, आपने हवाई जहाज में एक ही दिन में यात्रा करके दूसरे दिन आपने ज्वाइन कर लिया वहां, तो एक ही दिन में आपका काम हो गया, तो ये 14 छुट्टियां आपकी बच गई। यानी 15 में से एक छुट्टी में आपने काम कर लिया तो 14 छुट्टियां बच गई। इस छुट्टियों को कहाँ जोड़ा जाएगा, तो इस छुट्टियों को आपके LAP अकाउंट में जोड़ा जाएगा।
ये तो थी इस प्रश्न से हट करके अलग बात जो आपको समझानी थी, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी खूब सारे आते हैं। तो प्रश्न इससे ये रिलेटेड जरूर है, लेकिन ये प्रश्न से अलग बातें आपको बताई गई हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि रेलवे कर्मचारी के लिए स्वीकार्य कार्यगण समय की अनुपलब्ध अवधि को उसके अवकाश खाते में इस प्रकार जमा किया जाता है। तो उसके LAP अकाउंट में जमा किया जाता है, जो मैंने अभी अभी बताया भाई, उसके LAP अकाउंट में जमा किया जाता है। तो 84 का ए आंसर हो जाएगा। व्हाट इज मिनिमम फैमिली पेंशन? न्यूनतम पारिवारिक पेंशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो फैमिली पेंशन है वो आपके 1/1/1964 से लागू हुई थी। 1/1/1964 से लागू हुई थी। और जो कर्मचारियों की पेंशन है वो रेलवे में 1/4/1957 से लागू हुई थी। तो ये जो पारिवारिक पेंशन है, ये फैमिली पेंशन है, 1/1/1964 से लागू हुई थी। तो इसमें जो मिनिमम पेंशन है वो 9,000 है, और जो मैक्सिमम पेंशन है वो 1,25,000 है। ये मैक्सिमम है 1,25,000 और ये मिनिमम 9,000 है। तो यहाँ पूछ रहा है मिनिमम पूछ रहा है, तो 9,000 आपका आंसर हो जाएगा। और यदि वो मैक्सिमम पूछता तो 1,25,000 हो जाते। चलिए, चलिए फिर यहाँ जो प्रश्न नंबर है 86 है। 86 ये है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन नेशनल पेंशन सिस्टम। पहले ये न्यू पेंशन स्कीम था साथियों, यहाँ भी ये याद रखने वाली बात है कि ये जो NPS सिस्टम है, ये पहले न्यू पेंशन स्कीम था। अब इसको क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम बना दिया गया। एक तो ये ध्यान रखना आपको, NPS को पहले न्यू पेंशन स्कीम था, अब ये न्यू पेंशन सिस्टम हो गया है। और ये किन के लागू लिए हैं? 1/1/2004 से बाद के कर्म जो भर्ती हुए हैं बाद के, उनके लिए ये लागू है NPS। तो ये पूछ रहा है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में NPS में कर्मचारी का योगदान कितना होता है? तो वो 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA होता है। और जो इसका सरकार का होता है वो 14% प्लस बेसिक, ये सरकार का होता है। तो 10 तो अपने इसका होता है जिसमें बेसिक प्लस डी आ जाता है, और 14 सरकार का आ जाता है। तो ये आजकल 24 हो गया इस हिसाब से। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बी ऑप्शन सही है, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA। तो यहाँ आपका 86 में बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी? कितनी है? तो ये सीधा सीधा है 20 लाख रुपए। ध्यान में रखिएगा ध्यान साथियों, इसके लिए आपको ये 20 लाख लैक्स है, ध्यान में रखिएगा। सीधा सट आंसर। डेथ कम, यहाँ फुल फॉर्म जान लीजिए, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। DCRG की अधिकतम राशि क्या है? तो 20 लाख रुपए है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ PNM परमानेंट नेगोशिएटरी मशीनरी मीटिंग एट जोनल लेवल? जोनल लेवल पर ये कितनी बार होती है? तो मैं बता दूं, ये डिवीजन लेवल पे तो हर 2 महीने में एक बार होती है, और जोनल लेवल पे ये 3 महीने में एक बार होती है। और रेलवे बोर्ड RB, रेलवे बोर्ड लेवल पर ये 3 महीने में एक बार होती है। तो यहाँ ये साल में 6 बार हो गई, यहाँ साल में 4 बार हो गई, और रेलवे बोर्ड लेवल पे भी साल में 4 बार हो गई। तो ये क्या पूछ रहा है कि जोनल लेवल पर PM की बैठक क्या होती है? तो जोनल लेवल पर आपके ये आंसर आ जाएगा। जोनल लेवल पर 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार PNM की होती है। अब इसमें
पीएनएम बैठक के अध्यक्ष पूछा है 88 में। तो जो पीएनएम बैठक का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपके जीएम महोदय साहब होते हैं, और सेक्रेटरी पीसीपीओ साहब होते हैं। यहाँ जो अध्यक्ष हैं पीएनएम बैठक के वो जीएम साहब होंगे, ऑप्शन ए 88 में ए। और 89 में क्या पूछा है, एट हाउ मेनी लेवल्स पीएनएम परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी मीटिंग कंडक्ट। पीएनएम की बैठकें कितने स्तरों पर आयोजित होती है, तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, डिवीजन लेवल, जोनल लेवल और रेलवे बोर्ड लेवल, 3 स्तर पे होती है। तो ये 3 राइट, सी आंसर इज करेक्ट आंसर। 3 लेवल पे ये होती है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है 90 है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन विल बी रिजेक्टेड इफ एप्लीकेशन डज नॉट कंटेन। यदि आवेदन में शामिल नहीं है तो ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो ट्रेड यूनियन के नियम नहीं। स्टेटमेंट कॉन्टेनिंग ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ मेंबर्स मेकिंग एप्लीकेशन नहीं, ट्रेड यूनियन के नियम तो राइट है। और ये बी जो स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट कॉन्टेनिंग ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ मेंबर मेकिंग एप्लीकेशन, आवेदन करने वाले सदस्य के व्यवसाय और पते वाला विवरण, ये भी सही है। तो दोनों ही मामलों में तो ये जो आंसर सी है ये आपका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है। यहाँ 2 है, 2 में से कौन सा सही है वो पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 91 है। यहाँ पूछ रहा है workman who is employed in an industrial establishment can go on strike in breach of contract during the pendency of proceedings। और नियम 13 की बात आ गई, प्रोसीडिंग्स बिफोर ये लेबर कोर्ट। किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मकार श्रम न्यायालय के समस्त कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान अनुबंध के उल्लंघन में हड़ताल पर जा सकता है। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। Workman who is employed in an industrial establishment can go strike in breach of contract during the pendency of conciliation proceeding before a board। किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मकार बोर्ड के समस्त सुलह कार्य लंबित रहने के दौरान अनुबंध के उल्लंघन में हड़ताल पर जा सकता है, नहीं जा सकता। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 92, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुनो। कौन सा, MECP मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, ये आपके 1/9/2008 से लागू हुई थी। आगे लिखा हुआ आज ऑपरेटिव फ्रॉम 1/9/2008। MECP योजना 1/9/2008 से संचालित थी। बिल्कुल सही है, करेक्ट, बिल्कुल सही है ये फर्स्ट ऑप्शन 1/9/2008 से। सेकंड है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 92, अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के लागू नहीं है। नहीं, ठेकेदारों के आदमियों के लिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वालों के लिए लागू नहीं है, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा ओनली, तो ये ए आंसर इज करेक्ट 92 में। नेक्स्ट है विच अमंग दीज इज नॉट ए पेंशनरी बेनिफिट, इनमें से कौन सा पेंशन लाभ नहीं है। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो ग्रेजुएटी तो है, पेंशन भी है, कम्यूटेशन भी होता है, छुट्टी का नकदीकरण है, जो पेंशन का लाभ नहीं होता है। ये आपको खुद को जोड़नी पड़ती है 300 छुट्टियां। यहाँ पे ग्रेजुएटी, पेंशन और कम्यूटेशन ये तीनों पेंशन के लाभ हैं, लेकिन यहाँ जो छुट्टी का नकदीकरण है ये पेंशन का लाभ नहीं है। यदि आप 300 छुट्टियां जोड़ पाते हैं तो आपको 300 छुट्टियों का पेमेंट हो जाएगा, नहीं जोड़ पाते हैं तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन से उन पे कमीशन में ये जरूर है कि यदि आपने 150 जोड़ ली तो 150 LHP से काट करके आपको 300 छुट्टियों का भुगतान कर दिया जाएगा, अगर LHP पड़ी है तो आपके पास। नेक्स्ट 94 की बात करें साथियों, 94 जो प्रश्न है, द जनरल फंड्स
of a registered trade union can be spent on allowances to members on account of। एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन की सामान्य धनराशि सदस्यों को भत्तों पर खर्च की जा सकती है। तो बुढ़ापे पे खर्च की जा सकती है, राइट। बीमारी पे भी करी जा सकती है, राइट। सदस्यों की बेरोजगारी पे भी, राइट। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका ऑल ओवर सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ 94 में हो जाएगा। 95 है, एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन पीरियड शैल बी डन फॉर ए पीरियड मैक्सिमम डेज एट ए टाइम। कितने दिन उसको बढ़ाया जा सकता है, निलंबन अवधि का विस्तार एक बार में कितने दिनों के अधिकतम किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो 95 का बी बनेगा, यहाँ पे निलंबन अवधि का विस्तार एक बार में अधिकतम। हम्म, 90 दिन सही है, 90 दिन हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 है, वेज पीरियड अंडर द कोड ऑन वेजेज 2019 कैन बी फिक्स्ड फॉर मजदूरों की मजदूरी पर संहिता 2019 के तहत वेतन अवधि के लिए तय की जा सकती है। तो रोजाना राइट, साप्ताहिक आधार राइट, मासिक आधार राइट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 96 में 97 देख लेते हैं। वेज पीरियड अंडर द कोड ऑन वेजेज 2019 कैन बी फिक्स्ड फॉर मोर देन ए मंथ। मजदूरी पर संहिता 2019 के तहत वेतन अवधि 1 महीने से लिए अधिकार 1 महीने से के लिए 1 महीने से अधिक के लिए निर्धारित की जा सकती है। नहीं, 1 महीना से अधिक नहीं करी जा सकती। दूसरा है, एनी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर ऑफ हिज एजेंट शैल बी डीम्ड टू बी ए डिडक्शन फ्रॉम हिज वेजेस। यानी कि किसी कर्मचारी द्वारा नियुक्त उसके एजेंट को किया गया कोई भी भुगतान उसके वेतन से कटौती समझा जाएगा। बिल्कुल राइट है, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा 97 में। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। 98 है, एक्ट 1923 द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। ये 1923 मिनिमम अमाउंट ऑफ compensation under the Employee Compensation Act 1923 will be payable in case of death of an employee resulted from injury in course of employment is RS। तो इसका सीधा आंसर होगा 1,20,000। 1,20,000 यानी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1923 होता है। तहत मुआवजे की न्यूनतम राशि देय होगी यदि कर्मचारी की मृत्यु के कारण कर्मचारी की मृत्यु के दौरान चोट लगने की स्थिति में, तो 1,20,000। 98 में भी करेक्ट आंसर। चलिए 90, बेंच मार्क फॉर MACP मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम होती है ये, जो कि आपके 1/9/2008 से ये लागू है। और बेस्ड ऑन APR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, APR की फुल फॉर्म, पहले ACR हुआ करती थी, फिर ये 1/9/2008 को इसको APR में कन्वर्ट कर दिया गया। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, वर्किंग रिपोर्ट, APR कार्य रिपोर्ट के आधार पर MACP के लिए बेंच मार्क है। तो बेंच मार्क है जो वेरी गुड होगा, वेरी गुड होगा। और ये वेरी गुड आपके लागू हुआ था 25 जुलाई 2016 से। और यहाँ पे कार्य पेयर का रिपोर्ट के दर पर MACP के लिए बेंच मार्क है, तो वेरी गुड है। और ये 3 इयर्स है। 90 सी, 99 सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पर्सन नंबर लास्ट है अपना इस वीडियो का। अंडर डिसिप्लिन अपील एंड रूल्स 1 अक्टूबर 1968 अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू ए रेलवे सर्वेंट मीन्स DA एंड आर नियमित रेलवे कर्मचारी के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का क्या अर्थ है। तो जो नियुक्ति प्राधिकारी का अर्थ है वो नियुक्ति प्राधिकारी का मतलब है
द अथॉरिटी विच अपॉइंटेड द रेलवे सर्वेंट टू हिज सर्विस गुड ग्रेड और पोस्ट, वह प्राधिकारी जिसने रेल सेवक को उसकी सेवा ग्रेड या पद पर नियुक्त किया हो वह नियुक्ति प्राधिकारी कहलाता है। तो ये आप महेंद्र नाथ चतुर्वेदी की बुक है, उसमें आप आराम से देख सकते हैं। और यहाँ जो पहला है, प्राधिकारी को उसकी वर्तमान से ग्रेड में नियुक्ति करने का अधिकार है। ये आंसर यहाँ नहीं है, आंसर यहाँ ओनली बी स्टेटमेंट सही है। तो आपका हैंड रेड में बी हो जाएगा, 100 में आपका बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नियुक्ति प्राधिकारी का अर्थ क्या है? तो नियुक्ति प्राधिकारी का अर्थ है वह प्राधिकारी जिसने रेल सेवक को उसकी सेवा ग्रेड और पद पर नियुक्त किया हो, ये नियुक्ति प्राधिकारी का अर्थ है। तो यहाँ ऑप्शन बी, 100 में ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, ये था आपके ईस्टर्न रेलवे का WLI का पेपर, जो कि आज समाप्त हो चुका है। और इसको हम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 में बनाया। बॉर्डर फिल्म की तरह ये एक लंबा पार्ट बन गया है। तो क्योंकि प्रश्न पत्र भी ऐसा ही था, इसमें स्टेटमेंट टाइप के थे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए पेपर के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को धन्यवाद, लगे रहिए। सिलेक्शन तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच।